क्लास 10th का क्या पढ़ेंगे, बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे भी आपका कम से नहीं है तो कम से कम क्या होंगे जी, 2 क्वेश्चन होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 नंबर वाला में, और एक क्या होगा शॉर्ट 2 नंबर में क्वेश्चन होता है। ऑप्शनल तो मान लो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पेपर के दृष्टि से क्या होगा जी, आपका ये जो आगामी परीक्षा बोर्ड परीक्षा है उसके दृष्टि से बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहुपद होता क्या है जी। तो देखो ऐसा बीजीय व्यंजक क्या होता है जी, जो चर राशि के घात के रूप में होता है। और जो चर राशि का घात होता है, देख लो बहुपद में क्या होगा, जो चर राशि का घात होता है हमेशा याद रखिएगा क्या होता है जी, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। साथ ही साथ जो चर राशि का घात यानी x का जो पावर 1 2 3 डॉट डॉट क्या है, इसका पावर n है। तो ये क्या होगा जी, ये एक तो पहला चीज केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये माइनस में नहीं होना चाहिए पावर। ठीक, दूसरा चीज इसका जो घात होता है भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब पीछे आप लोग को बता चुके हैं कि भिन्न होता क्या है, जो p बाई q के रूप में हो जा, q इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिन्न के हर में 0 और 1 दोनों नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जो क्या होगा जी, बहुपद को हम लोग px qs rs किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जो px बराबर क्या हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n x का पावर क्या होगा n, इस रूप में हो जहाँ a1 a0 a1 a2 a3 ये क्या है वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है जी, वास्तविक संख्या है। और जो मैक्सिमम घात होता है बहुपद का, जो अधिकतम घात वाला है उसका जो गुणांक होता है, अधिकतम घात x का पावर n है ना, तो इसका जो गुणांक होता है कोफिशिएंट होता है a का n है, तो ये कभी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी बहुपद, जो बहुपद का नामकरण होता है 2 तरीके से होता है। एक तो पद के आधार पर होता है और एक क्या होता है जी, घात के आधार पर होता है। किसके आधार पर जी, एक तो आपका पद के आधार पर होता है और एक क्या होता है घात के आधार पर होता है। पद के आधार पर कैसे, जैसे मान लो कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि जो पद होता है टर्म होता है किससे अलग होता है, प्लस या माइनस से अलग होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x, तो देखो प्लस यहाँ लगा है ना, तो एक पद हो गया, 2 पद हो गया, यहाँ माइनस लगा है तो ये क्या हो गया, तीसरा 3 पद हो गया। तो ये 3 पद है ना, तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। मान लो कि ये x क्यूब हो गया, तो इसमें केवल एक ही पद है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। ऐसे ही अगर मान लो x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अगर ये है, तो इसमें कितने पद होंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर एक ही जाति का है ना, तो आम को आम में जोड़ते हैं ना, अमरूद को अमरूद में, तो 7 और 1 कितना आ जाएगा 8, तो 8x स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 4। तब अब ये नहीं कि इसका चतुर्थ पदी इसको बहुपद हम लोग नहीं कर देंगे। क्या करेंगे, एक जात वाला होगा तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे और तब उसका क्या बताएंगे कि कितने पद वाला है। तो ये कितने पद वाला है जी, त्रिपदी बहुपद ये भी है। तो ये चीज समझ में आ गया ना। तो आपका क्या होगा, एक तो बहुपद का जो नामकरण होता है किसके आधार पर होता है जी, पद के आधार पर होता है। ठीक है, अगला हम लोग समझेंगे दूसरा जो बहुपद का नामकरण होता है किसके आधार पर होता है, घात के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है जी, घात के आधार पर होता है। अब देखो घात के आधार पर कैसे किया जाता है बहुपद का नामकरण, तो सबसे पहले एक आता है बहुपद का घात। बहुपद का घात आता है, क्या आता है जी, बहुपद का घात। अब बहुपद का घात होता क्या है जी, मान लो कि ये कोई बहुपद दिया गया है, तो इस बहुपद में देख रहे हो ना, जो चर इसमें क्या है x है ना, तो जो x का अधिकतम घात यानी जो दिया गया बहुपद रहता है,
तो उसमें जो चर राशि का जो अधिकतम घात होगा यानी जो सबसे बड़ा घात होगा वही क्या कहलाता है, पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें बताओ चर राशि का सबसे बड़ा घात 7 है ना, तो जो सबसे बड़ा घात 7 है इसलिए बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात कितना होगा, 7 होगा। ठीक ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि x का पावर 3 प्लस 4x माइनस 3, अब इसमें जो चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। ये चीज समझ में आ गया। तो अगर क्या होगा, तो देखो घात के आधार पर जब भी नामकरण करना होता है तो अधिकतम घात देखा जाता है, वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात होता है। तो अब देखो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर मान लो कि बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रैखिक बहुपद कह देते हैं या एक घाती बहुपद कह देते हैं। लेकिन सबसे बेहतर क्या होता है, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2 + 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हुआ ना। तो कि रैखिक बहुपद जब भी होता है तो क्या होगा जी, उसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट को रैखिक बोलते हैं ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं जी, रैखिक बहुपद कह देते हैं। अब देखो बहुपद का व्यापक रूप क्या करते हैं जी, बहुपद का व्यापक रूप थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं, ऑटोमेटिक आप लिख लोगे। देखो सबसे पहले तो एक घाती बहुपद जैसे है ना, एक घाती बहुपद, तो देखो एक घाती बहुपद में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एक घाती को ही क्या बोल देते हैं जी, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो देखो जो रैखिक बहुपद होता है इसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है ना। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, हाँ देखिए एक चीज और ध्यान देना है, x = 5x² + 2x + 7। अगर इसमें कह दिया जाए गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है, अगर कह दिया जाए x का गुणांक क्या होगा, तो किसको देखेंगे, x को ना। तो x के गुणा में क्या है, 2 है ना, तो x का गुणांक 2 हो जाएगा। अगर कह दिया जाए x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक कितना है, देखो x² के गुणा में देखते हैं 5 है, तो गुणांक की चीज समझना कि गुणांक होता क्या है। अब देखो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, कैसे क्या करना है जी, तो इसमें देखो घात के आधार पर लिखा जा रहा है, तो जो अधिकतम घात होता है ना चर राशि का वो लिख लेते हैं। तो रैखिक में चर राशि का अधिकतम घात 1, और इसका जो गुणांक हम लोग लिखते हैं a से स्टार्ट करते हैं, a अगले वाले में b, उसके अगले वाले पद में c, उसके अगले वाले पद में d। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं जी, उसके गुणांक को लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसे क्या है, इसका गुणांक क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट करें, a से इतना, और जो चर राशि का घात है एक कम भी करते जाते हैं। तो चलो प्लस अगला गुणांक क्या होगा, a के बाद b, और चर राशि के घात अगर हम लोग एक कम करते हैं ना, माइनस करते हैं, तो इसका पावर कितना है, 1। एक पावर क्या करोगे, कम करोगे तो इसका पावर 0। और किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है जी, 1 होता है। तो हम लोग 1, तो 1 लिखो ना लिखो, मल्टीप्लाई कराओगे कोई अंतर नहीं ना आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रैखिक बहुपद जो होगा का व्यापक रूप। अब इसमें भी देखो 2 तरीका है। अब इसमें चर राशि कितना है, 1 है ना, तो ये इसको हम लोग कहते हैं एक चर वाला रैखिक बहुपद, एक चर वाला रैखिक बहुपद इसको हम लोग बोल देंगे। ठीक है, अब देखो 2 चर वाला रैखिक बहुपद क्या होता है, एक होता है इसमें 2 चर वाला रैखिक बहुपद। अगर मान लो कि 2 चर x और क्या हो, y हो, 2 चर क्या हो, x और y हो, तो हम लोग कह देंगे ये 2 चर क्या हो, x और y हो। तो 2 चर वाला जो रैखिक बहुपद है बहुपद का व्यापक रूप हम लोग देखो कैसे लिखते हैं, व्यापक रूप तो कैसे लिखते हैं, देख समझिए इसको। तो सबसे पहले पहला चर क्या है,
x है, इसका अधिकतम घात कितना हो गया 1। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, पहला कोफिशिएंट आपका गुणांक a लगा दिए, फिर प्लस अगला गुणांक क्या मान लोगे b, क्रम से a b c हम लोग मानते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो चर होगा उसका अधिकतम घात कितना है, रैखिक है तो 1 होगा, तो ax प्लस by क्या होगा प्लस अगला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा c। अब एक घात कम करोगे तो उसका पावर क्या होगा, इसका पावर 0 y का पावर 0, अर्थात उसका मान 1 होता है। 1 लिखो ना लिखो कोई अंतर नहीं है। तो आपका इसका व्यापक रूप हो जाता है ax प्लस by प्लस c। यहीं पे हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, अगर इसका अगर कह देता है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर कह देता है तो इसमें करना कुछ नहीं है जी, क्या हो जाएगा, जो रैखिक जो बहुपद होता है ना, उसके बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसमें बराबर लगाकर 0 लगा दोगे तो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। अब देखो रैखिक समीकरण होगा तो चरराशि का अगर अधिकतम, ये भी चीज ध्यान रखना है, कोई भी समीकरण हो अगर मान रैखिक है तो चर राशि का अधिकतम घात 1 है ना, तो x के कितने मान मिलेंगे, x के एक ऐसा मान होगा जो इसको क्या करेगा जी, संतुष्ट करेगा। इसका कितना मान होगा जी, इसका जो मूल या शून्य कौन होगा, एक ही मिलेगा। अगर क्या होगा, 2 घात वाला होगा रैखिक समीकरण या बहुपद तो उसके कितने मूल होंगे, 2 होंगे। 3 वाला होगा तो 3 होंगे, 3 मूल या शून्य होंगे। तो ये चीज समझ में आ गया ना। अब देखो तो वही मूल या शून्य निकालना होता है तो बहुत ही आसान है, क्या करते हैं जी, ऊपर प्लस माइनस ऐसे लगा देते हैं, ठीक। तो अब देखो जैसे इसका मान हमें निकालना है तो करेंगे क्या जी, जो पहला वाला जो अधिकतम घात वाला होता है उसके गुणांक से हम लोग भाग कराते हैं, उसके गुणांक से भाग कराते हैं। तो चलो बचा कौन, अचर पद, तो माइनस b अपान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका मान क्या होगा जी, x बराबर माइनस b अपान a। तो हम लोग ये भी निकाल लेंगे। अब देखो 2 चर वाला जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पढ़े हो, इस पे आपका क्या होता है जी, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रैखिक बहुपद है ना, अब मान लो कि 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग देख लेते हैं। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो 2 चर वाला है तो सेम बहुपद वाला जो होगा रूप व्यापक, उसमें हम लोग क्या करा देते हैं जी, बराबर लगाकर 0 लगा देंगे तो हम लोग कह देते हैं कि क्या हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये चीज समझ में आ गया। चलिए आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए जो बताने जा रहा हूं बोर्ड में इससे क्वेश्चन रहेंगे जी, ठीक है। एक तो आपका क्या होगा जी, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा का जो प्रतिबंध होता है तो उसी में कोई कोफिशिएंट k के फॉर्म में दे देगा, a के फॉर्म में दे देगा, तो वही a या k का मान पूछ लेता है, ठीक है। कह देगा कि प्रतिच्छेदी है या संगत है, या कह देगा कि आपका अद्वितीय है, तो कंडीशन दे देगा, ठीक है, समांतर का, प्रतिच्छेदी का और संपाती का, और तब उसमें k का वैल्यू पूछ लेता है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि 2 रेखाएं होंगी तो कब वो प्रतिच्छेदी होती है, कब समांतर होती है और कब संपाती होती है, वो चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो 2 रेखाएं माना, 2 रेखाएं कौन कौन सी है जी, 2 रेखाएं, तो रेखा का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो 2 है तो a1 b1 c1 एक को मान लेंगे, दूसरे वाले को a2 b2 c2 मानेंगे ना। तो 2 रेखाएं क्या होगा, a1x प्लस b1, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो तो हो गया।
तो आप देखो सबसे पहले इसको हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। अगर देखो दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं, ये मान लेते हैं कि ये रेखा है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर काटती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं जी, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, अब देखो दूसरा चीज, अब एक बिंदु पर ये काट रही है ना, तो जो प्रतिच्छेद, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु का जो निर्देशांक होगा x और y का जो मान होगा, वही ये दोनों रेखाओं को हल करोगे तो x और y का जो मान निकलता है वही ये मान होता है। ठीक है, तो इसके कितने मान निकले, हल कितना निकला, एक निकला ना। तो एक को हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय मतलब यूनिक, अब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए इसके हल को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका जो हल होगा अद्वितीय हल कहते हैं। कि कैसा हल मिला, अद्वितीय हल। अब देखो कहीं पर भी अगर कोई दो रेखाएं अगर काट रही है तो उसका हल निकलता है, तो उसको हम लोग संगत हल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, संगत हल कह देते हैं। ठीक है, संगत हल बोल देते हैं। अगर कहीं अनंत तक बढ़ा लो और कहीं नहीं काटेगी, तब उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, असंगत हल कह देते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो दो रेखाएं हैं, तो हो सकता है कि दोनों रेखाओं को अनंत तक बढ़ा दो, अर्थात उनके बीच की न्यूनतम दूरी समान हो। ठीक, तो बीच की न्यूनतम दूरी समान होगा तो अनंत तक बढ़ाओगे तो कभी भी वो एक दूसरे को रेखाएं काटेगी नहीं। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग, अब ये दोनों रेखाएं कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तब ये बार बार हम नहीं लिख रहे थे। ये दोनों ये रेखाएं कहलाएंगी कौन सी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी जी, समांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो समांतर रेखा है, तो इसको अनंत तक ले जाओगे तो कहीं नहीं न काटेगी, तो कहीं नहीं काटेगी तो हल होगा, और नहीं काटेगी तो हल नहीं होगा। तो इसका हल जो होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो समांतर रेखा, अगर दो समांतर रेखा ले लोगे, ऐसा दो रेखा ले लोगे सरल रेखा, तो क्या होगा जी, उसको अगर आप हल करोगे तो x और y का मान नहीं निकलेगा। अगर ऐसे दो इक्वेशन हो जिसमें x और y का मान नहीं निकल पा रहा है, तो समझ लो कौन से होंगे, समांतर रेखा वाले क्या होंगे जी, वो समीकरण रैखिक समीकरण होंगे। इसीलिए x और y का मान नहीं निकल पा रहा होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, अगर कोई हल नहीं निकलता है, कहीं अगर रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक, तो उस हल को हम लोग क्या कह देते हैं, असंगत हल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, असंगत हल कह देते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अगला हम लोग चीज देखते हैं, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर जाए, तो देखो अगर क्या होगा कि दो वस्तुएं एक दूसरे को, दोनों पहली वाली दूसरी को, दूसरी वाली पहली को पूर्णतः अगर ढक लेती है, तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग संपाती वस्तुएं कहते हैं। या दो से अधिक बिंदु एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, तो ऐसे बिंदु को संपाती बिंदुएं कहते हैं। तो संपाती का अभिप्राय समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाए, तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या कह देते हैं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएगी तो क्या कहलाएगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब देखो संपाती, कोई भी रेखा अनंत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना, तो जो संपाती रेखाएं होती है उसमें अनंत बिंदु ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो जितने बिंदु पर काटेंगे उतने हल। तो अनेक बिंदुओं पर काट रहा है ना, तो इसका जो हल होगा अनंततः अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ये चीज समझ में आ गया।
अगला क्या होता है कि अगर मान लो कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ऐसे हल को हम लोग क्या कह देते हैं, संगत हल कह देते हैं, और नहीं काटेगी तो असंगत हल। तो ये तो हम फिगर द्वारा समझ लिए कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी होती है, कब दो रेखाएं समांतर होती है और कब दो रेखाएं समपाती होती है। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग इसको समझेंगे। अगर आपको दो रेखाएं दिया हो तो उसको देखकर हम लोग कैसे समझेंगे कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। तो क्या होगा जी, प्रतिच्छेदी, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबल, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबल। तो अब देखो दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती है, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते क्या, x के कोफिशिएंट। हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी x और y हो तो x का रिलेशन x वाले से होता है, यानी x के कोफिशिएंट यानी जो गुणांक होगा उसका संबंध x वाले से होगा, y के गुणांक का संबंध y के साथ होता है, अचर वाले पद का अचर वाले पद के साथ होता है। तो देखो अगर ये दो रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेदी कब होगी जी, जब a1 अपान a2 अर्थात पहले वाले रेखा के x के गुणांक अब बटा में दूसरे वाले रेखा के x के गुणांक का अनुपात और पहले वाले रेखा के y के गुणांक का गुणांक और दूसरे वाले रेखा के y का गुणांक का अनुपात दोनों जब बराबर नहीं होंगे तो उस स्थिति में कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो उसका क्या होगा, अद्वितीय हल अर्थात एक मान निकलेगा xy का और साथ ही साथ संगत हल होगा। तो संगत हल कह दे या अद्वितीय हल कह देगा तो प्रतिबंध क्या लगाना है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगला अब वो लिखना तो है नहीं हम लोग को, क्योंकि वो पहले ही लिख चुके हैं कि इसका कंडीशन क्या होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। तो देखो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है क्या जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो ये नॉट इक्वल टू का जो चिन्ह होगा ना, ऐसे क्रम में याद रखना है। ये एक लाइन दिख रहा है ना, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, तो सबसे नीचे ये है, तो सबसे ऊपर पहले कौन, प्रतिच्छेदी, दूसरे नंबर पे समांतर, सबसे लास्ट में संपाती होता है। तो देखो क्या होगा, अब देखो इसमें तो नॉट इक्वल टू पहले से स्टार्ट होगा, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगले वाले में नॉट इक्वल टू आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा जी, a1 अपान a2, और तो इसके जगह क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह, बराबर b1 अपान b2। अब ये नॉट इक्वल टू आगे बढ़ गया तो नॉट इक्वल टू, अब क्या बचा c1 और c2 ना, तो c1 अपान c2। तो आप देखो दो रेखा के समांतर होने का प्रतिबंध क्या होगा, a1 अपान a2 निकालोगे, b1 अपान b2 निकालोगे। अगर बराबर आ गया तो फिर हम लोग देख लेंगे अचर पद वाले को, अर्थात c1 अपान c2 निकाल कर देख लोगे। अगर इन दोनों का बराबर नहीं होगा तो हम लोग कह देंगे कि कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं, ऐसा कोई हल नहीं, तो इस ऐसे हल को हम लोग क्या कह देते हैं, असंगत हल। तो असंगत हल होगा तो ये वाला कंडीशन हम लोग लगा करके का मान निकालेंगे, वो क्वेश्चन कराएंगे तो वो चीज वहां पे समझाएंगे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं दो रेखाओं संपाती होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध। तो अब देखो दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध होता क्या है जी, तो अब देखो ये नॉट इक्वल टू आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। ये आगे बढ़ा तो इसके जगह बराबर c1 अपान c2। अब तो कुछ है नहीं कि आगे कुछ लिखोगे, तो इसका जो प्रतिबंध होता है दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो जब भी संपाती होगा तो अनेक मान मिलेंगे x और y का, तो अनंततः अनेक हल होगा, और इस हल अगर हल निकलता है तो उसको संगत हल कहते हैं, तो इसका भी क्या होगा, संगत हल होगा। ये चीज समझ में आ गया ना। चलो एक
क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए, ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जी। के के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण लिखा है के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस वाई बराबर 1 का पहला कंडीशन दे दिया, द्वितीय हल दूसरा कोई हल नहीं है। पहले तो दोनों समीकरण लिख लेते हैं, के एक्स प्लस 2y बराबर 5 समीकरण 1। दूसरा क्या हो गया, 3x प्लस वाई बराबर 1 समीकरण 2। याद देखो a1 का मान कितना है, k है, a2 का मान, चलो a1 का मान k हो गया, b1 का मान 2 हो गया और c1 का मान 5 हो गया। कोई दिक्कत? a2 का मान इसको इधर लाओ तो दोनों को ला अचर पद दोनों या तो इधर ला दो, बाएं साइड में हो या दोनों दाएं साइड में हो, ये चीज करना। चलो a2 का मान कितना है, 3 है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है ना। तो चलो आपका b2 का मान कितना है, 1 है और c2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो चलो हम लोग देखते हैं पहला क्या है जी, अद्वितीय हल। क्या है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा, जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिबंध क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो चलो a1 अपान a2 का मान, a1 का मान कितना है k अब बटा में a2 का मान 3 बराबर b1 का नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान 1। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो k इंटू 1 क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो क्या होगा जी, अद्वितीय हल के लिए k का मान 6 नहीं होना चाहिए, 6 छोड़कर कोई भी मान रखो तो अद्वितीय हल होगा। ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं हो तो इसका क्या होगा, ये कैसे करोगे जी। तो कोई हल नहीं हो तो देखो, तो कोई हल कब नहीं होता है, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो समांतर होने का प्रतिबंध a1 अपान a2, दूसरा है ना b1 अपान नॉट इक्वल टू, तीसरे पे आ जाता है इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो क्या होता है इसका प्रतिबंध, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यही होता है ना। तो चलो a1 अपान a2 का मान ले लो, कितना हो गया, a1 का मान k, a2 का मान 3, तो k अपान 3 इक्वल टू b1 का मान 2 और b2 का मान 1 इज नॉट इक्वल टू c1 का मान 5 और c2 का मान 1। तो यही वाला हम लोग ले ले, k का वैल्यू निकालना है ना। तो k अपान, यदि k अपान 3 बराबर 2 अपान 1 हो
तो क्या हो जाएगा, k से 1 में मल्टीप्लाई कराओ तो k, या 3 में 2 से कराओगे तो 6, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इसका मान k का कितना निकल गया 6। कोई हल नहीं हो तो k का मान 6 होता है, द्वितीय हल के k का मान 6 नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ टॉपिक बंद करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको कराएंगे, उसको हल करा देंगे, ठीक है।